अभी मैं आप लोगों को सेल साइकिल के बारे में एक बेसिक आइडिया देना चाहता हूँ, ब्रीफ आइडिया देना चाहता हूँ। मतलब सेल साइकिल क्या होता है उसको शॉर्ट में समझाने की मैं आप लोगों को कोशिश करूँगा। सेल साइकिल क्या होता है उसका ब्रीफ आइडिया लेने से फ़ायदा क्या होगा। जब हम लोग सेल साइकिल को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे तो चीज़ों को आसानी से समझ पाएंगे, चीज़ों को आसानी से कैच कर पाएंगे। समझ रहे हैं? तो आज का लेक्चर भी इंपॉर्टेंट है। आज के लेक्चर में हम लोग सेल साइकिल को ब्रीफ में समझने की कोशिश करेंगे, एक ब्रीफ आइडिया लेने की कोशिश करेंगे। समझ रहे हैं? देखिए, जो सेल डिवाइड होने के लिए आता है उस सेल को बोलते हैं पेरेंट सेल, और वो उस पेरेंट सेल जब सेल डिवीजन में एंटर करता है तो सबसे पहले एंटर करता है G1 फेज में, फिर G1 फेज को कंप्लीट करके वो एंटर करता है S फेज में, फिर S फेज के इवेंट्स को कंप्लीट करके वो एंटर करता है G2 फेज में, फिर G2 फेज के इवेंट्स को कंप्लीट करके वो एंटर करता है M फेज में। M फेज को बोलते हैं माइटोसिस। समझ रहे हैं? और M फेज को कंप्लीट करने के बाद पेरेंट सेल क्या हो जाता है, दो डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाता है। समझ रहे हैं? देखो मैं रिपीट करता हूं, जो सेल डिवाइड होने के लिए आता है उसको बोलते हैं पेरेंट सेल, और वो पेरेंट सेल जब सेल डिवीजन में एंटर करता है सबसे पहले G1 फेज में एंटर करता है, फिर S फेज में, फिर G2 फेज में, फिर M फेज को कंप्लीट करके वो दो डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाता है। समझ रहे हैं? और ये दो डॉटर सेल में भी वही सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देखने को मिलता है जो पेरेंट सेल फॉलो किया था। समझ रहे हैं? पेरेंट सेल में क्या हुआ था, सबसे पहले G1 S G2 फिर M फेज। समझ रहे हैं? मतलब, और यहां पे आप लोग याद रखिएगा, ये G1 S और G2 फेज को कोलेक्टिवली क्या बोला जाता है, इंटरफेज। इसका मतलब क्या है, इंटरफेज को तीन फेज में डिवाइड किया जा चुका है। समझ रहे हैं? डिवाइड किया गया है G1 फेज, S फेज और G2 फेज। G1 फेज के फुल फॉर्म क्या है, गैप 1 फेज। S फेज के फुल फॉर्म सिंथेसिस फेज। G2 फेज को गैप 2 फेज भी बोला जाता है। समझ रहे हैं? मतलब पेरेंट सेल में क्या हुआ, सबसे पहले इंटरफेज हुआ, फिर M फेज हुआ। समझ रहे हैं? और इंटरफेज और M फेज कंप्लीट होने के बाद हम लोग बोलते हैं कि एक सेल साइकिल कंप्लीट हो गया। और एक सेल साइकिल कंप्लीट होने से क्या होता है, पेरेंट सेल दो डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाता है। समझ रहे हैं? इसका मतलब यह है, एक सेल साइकिल में एक इंटरफेज होता है और एक M फेज होता है। समझ रहे हैं? G1 S G2 को कलेक्टिवली बोला जाता है इंटरफेज। जब भी कोई सेल डिवाइड होने के लिए आता है सबसे पहले वो इंटरफेज करता है, फिर M फेज करता है। समझ रहे हैं? देखो, फिर ये दो डॉटर सेल भी वही सीक्वेंस को फॉलो करते हैं जो पेरेंट सेल फॉलो किया था। पेरेंट सेल क्या किया था, पहले इंटरफेज फिर M फेज। मतलब ये दो डॉटर सेल में भी पहले इंटरफेज होगा फिर M फेज होगा। उसके बाद ये दो डॉटर सेल क्या होंगे, चार सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर वही चार सेल में भी वही सीक्वेंस देखने को मिलेगा। वही चार सेल में भी क्या होगा, पहले इंटरफेज होगा फिर M फेज होगा, फिर वो चार सेल 8 सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर वो 8 सेल में भी वही सीक्वेंस देखने को मिलेगा, पहले इंटरफेज फिर M फेज, फिर 8 सेल 16 सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर 16 सेल 32 सेल में, 32 सेल 64 सेल में, ऐसे रिपीट होता जाएगा। मतलब यहां से हम लोगों को पता चला इंटरफेज के इवेंट्स और M फेज के इवेंट्स कॉन्टिन्यूअसली बार बार एक साइकिल की फॉर्म में रिपीट होता जाता है। समझ रहे हैं? क्योंकि इंटरफेज और M फेज का इवेंट्स बार बार रिपीट होता जाता है एक साइकिल की फॉर्म में, इसलिए इंटरफेज के इवेंट्स और M फेज के इवेंट्स को कलेक्टिवली बोला जाता है सेल साइकिल। आशा करता हूं समझ गए होंगे। समझ रहे हैं? जब भी कोई सेल, देखिए ध्यान से सुनिए, जब भी कोई सेल डिवाइड होने के लिए आता है वो क्या करता है, सबसे पहले इंटरफेज करता है, और इंटरफेज में वो क्या करता है, पहले G1 में एंटर करता है, फिर G1 के इवेंट्स को कंप्लीट करके वो S फेज में, फिर S फेज के इवेंट्स को कंप्लीट करके फिर G2 फेज में, G2 के इवेंट्स को कंप्लीट करके वो M फेज में एंटर करता है। मतलब पहले इंटरफेज करता है फिर M फेज करता है। समझ रहे हैं? और ये बार बार रिपीट होता जाता है इंटरफेज और M फेज का इवेंट्स। और
साइकिल की फॉर्म में रिपीट होता जाता है और सेल का नंबर इंक्रीज होता जाता है, डबल होता जाता है। इसीलिए इंटरफेज और एम फेज के इवेंट्स को बोला जाता है कलेक्टिवली सेल साइकिल। आशा करता हूं समझ गए होंगे। और ये जो इवेंट्स है, इंटरफेज और एम फेज का इवेंट्स, ये एक सीक्वेंस में होता है। समझ रहे हैं? एक सीक्वेंस में होता है। ऐसा कभी नहीं होगा, मतलब एक सक्सेसफुल सेल साइकिल करने के लिए एक पेरेंट सेल को क्या करना पड़ेगा? इंटरफेज और एम फेज तो करना पड़ेगा, लेकिन सीक्वेंस में करना पड़ेगा। पहले G1 करना पड़ेगा, फिर S करना पड़ेगा, फिर G2 करना पड़ेगा, फिर एम फेज करना पड़ेगा, तब जाके एक सेल साइकिल सक्सेसफुल हो पाएगा, जिसकी वजह से पेरेंट सेल दो डॉटर सेल में कन्वर्ट हो पाएगा। समझ रहे हैं? ऐसा कभी नहीं होगा, एक रैंडम सीक्वेंस से कभी भी एक सेल साइकिल सक्सेसफुल नहीं हो सकता। समझ रहे हैं? मतलब एक पेरेंट सेल अगर सबसे पहले G2 कंप्लीट कर देगा, फिर G1, फिर S, फिर M, ऐसा कभी नहीं होगा। सेल साइकिल कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। समझ रहे हैं? पेरेंट सेल को एक सक्सेसफुल सेल साइकिल करके दो डॉटर सेल में कन्वर्ट होने के लिए उसको सबसे पहले इंटरफेज करना पड़ेगा। इंटरफेज में भी पहले G1, फिर S, फिर G2, फिर एम फेज करने के बाद ये सक्सेसफुल सेल साइकिल करके दो डॉटर सेल में कन्वर्ट हो सकता है। समझ रहे हैं? यहां पे आप लोगों को पता चल रहा होगा एक्चुअल सेल डिवीजन कहां पे हो रहा है? एम फेज में। सेल कभी भी इंटरफेज में डिवाइड नहीं करता। समझ रहे हैं? इंटरफेज में क्या होता है? इंटरफेज में सेल रेडी होता है, सेल प्रिपेयर होता है, तैयारी करता है सेल डिवीजन के लिए। समझ रहे हैं? इसीलिए इंटरफेज को प्रिपेरेटरी फेज भी बोला जाता है। लेकिन सेल डिवीजन स्टार्ट कहां पे होता है? एम फेज में, और कंप्लीट कहां पे होता है? एम फेज में। इसीलिए एम फेज कंप्लीट होने के बाद पेरेंट सेल दो डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाता है। समझ रहे हैं? याद रखिएगा, सेल कभी भी इंटरफेज में डिवाइड नहीं करता। सेल डिवीजन कभी भी इंटरफेज में नहीं होता। इंटरफेज में सेल डिवीजन के लिए, एम फेज के लिए सेल क्या करता है? तैयारी करता है, रेडी होता है। समझ रहे हैं? और एम फेज में सेल साइकिल शुरू होता है और खत्म भी होता है। एम फेज में एक्चुअल सेल डिवीजन होता है। एक्चुअल सेल डिवीजन होने के बाद, एम फेज कंप्लीट होने के बाद क्या होता है? पेरेंट सेल दो डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाता है। आशा करता हूं समझ गए होंगे। यहां पे मैं क्या बोला? इंटरफेज में सेल रेडी होता है, तैयारी करता है सेल डिवीजन के लिए। इसका मतलब क्या है? सेल में जो कंटेंट प्रेजेंट होता है, मतलब पेरेंट सेल में जो कंटेंट प्रेजेंट होता है, वो कंटेंट डबल होता है। सेल तैयारी करता है इंटरफेज में, बोलने का मतलब यह है कि सेल का कंटेंट डबल करता है। सेल क्या करता है? पेरेंट सेल क्या करता है? सिंथेसिस करके उसका कंटेंट डबल करता है इंटरफेज में। और सेल का कंटेंट का मतलब क्या है? सेल में क्या क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल, जीनोम, जिसको डीएनए भी बोलते हैं। और क्या होता है? साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेली। सेल में न्यूक्लियस में क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है, जिसको डीएनए बोलते हैं। और साइटोप्लाज्म में क्या होता है? सेल ऑर्गेनेली। और सेल ऑर्गेनेली को, जितने भी सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट होते हैं सेल के साइटोप्लाज्म में, और जेनेटिक मटेरियल को मिला करके बोलते हैं सेल कंटेंट। समझ रहे हैं? ये सेल कंटेंट क्या होते हैं? इंटरफेज में डबल होते हैं। और सेल का कंटेंट डबल होने को सिंथेसिस होके क्या बोलते हैं? सेल तैयारी करता है करके बोलते हैं। सेल तैयार होता है, तैयारी करता है, रेडी होता है। इसका मतलब क्या है? सेल रेडी कहां पे होता है? इंटरफेज में। और सेल रेडी होता है, इसका मतलब क्या है? सेल अपना कंटेंट को सिंथेसिस करके डबल करता है। समझ रहे हैं? अगर मैं बोलूं सेल इंटरफेज कंप्लीट कर दिया, इसका मतलब है उसका सेल का कंटेंट डबल हो चुका है। समझ रहे हैं? उसके बाद इंटरफेज के बाद सेल क्या करता है? एम फेज में एंटर करता है। समझ रहे हैं? एम फेज में क्या हो गया? सेल डिवीजन स्टार्ट हो गया। फिर
एम फेज कंप्लीट भी होगा, स्टार्ट हुआ तो कंप्लीट भी होगा। फिर एम फेज कंप्लीट होने के बाद क्या हो गया, सेल डिवाइड कर गया 2 डॉटर सेल में। समझ रहे हैं? तो जब भी कोई सेल डिवाइड होने के लिए आता है तो सबसे पहले वो इंटरफेज करता है। इंटरफेज में क्या होता है, सेल अपना कंटेंट को डबल करता है। सेल का कंटेंट का मतलब क्या है, जेनेटिक मटेरियल और सेल ऑर्गेनेली को मिलाकर के हम लोग बोलते हैं सेल कंटेंट। समझ रहे हैं? तो इंटरफेज में सेल क्या करता है, अपना कंटेंट को डबल करता है। अपना कंटेंट को डबल करने के बाद, मतलब इंटरफेज को कंप्लीट करने के बाद वो सेल एंटर करता है एम फेज में। एम फेज में होता है सेल डिवीजन। समझ रहे हैं? सेल कभी भी इंटरफेज में डिवीजन नहीं करता, सेल डिवीजन स्टार्ट होता है एम फेज में। फिर एम फेज कंप्लीट होने के बाद पेरेंट सेल क्या करता है, 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाता है। समझ रहे हैं? यहां पे मैं एक चीज बताना चाहूंगा आप लोगों को, एक कंप्लीट सेल साइकिल में जितना भी टाइम लगता है, मतलब ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल बोलते हैं उसको, एक कंप्लीट सेल साइकिल में जितना भी टाइम लगता है, एक सेल साइकिल कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है उसको बोलते हैं ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल। एक ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल का मैक्सिमम टाइम खर्च होता है इंटरफेज में और बहुत कम टाइम खर्च होता है एम फेज में। समझ रहे हैं? एक सेल साइकिल को कंप्लीट होने के लिए जितना भी टाइम लगता है उस टोटल टाइम का मैक्सिमम टाइम कौन सा फेज कंटेन करता है, इंटरफेज। समझ रहे हैं ना? ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल का मैक्सिमम टाइम इंटरफेज में खर्च होता है और बहुत कम टाइम एम फेज में खर्च होता है। इसको समझाने के लिए मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूं। जब भी हम लोग कहीं किसी दूसरे जगह ट्रैवल करते हैं या कोई नया जगह, दूर जगह ट्रैवल करते हैं, बाय बस, बाय ट्रेन और बाय फ्लाइट, क्या करते हैं हम लोग 2-3 दिन पहले से क्या करते हैं, तैयारी करते हैं, उसका पैकिंग करते हैं, लिस्ट करते हैं क्या क्या लेना चाहिए, क्या क्या पैकिंग करना चाहिए। हम लोग याद कर करके लिस्ट करके क्या करते हैं, पैकिंग करते हैं। पैकिंग करते हैं इसका मतलब क्या है, तैयारी कर रहे हैं ट्रैवलिंग करने का, जाने का मतलब ट्रैवल करने का तैयारी कर रहे हैं। 2-3 दिन लग गया तैयारी करने के लिए, अगर कोई चीज़ें भूल जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा वहाँ पे जाके। समझ रहे हैं? तो 2-3 दिन लग गया हम लोगों को तैयारी करने के लिए। तैयारी हो गया कंप्लीटली। फिर हम लोग क्या करते हैं, जिस दिन ट्रैवल करना होता है 5 मिनट पहले पहुंच जाते हैं स्टेशन पे, समझ रहे हैं, या एयरपोर्ट पे पहुंच जाते हैं। ट्रेन आ जाता है, बस आ जाता है या फ्लाइट आ जाता है, बैठते हैं, 5 मिनट के अंदर भाग जाते हैं, ट्रैवल कर जाते हैं। समझ रहे हैं? तैयारी करने के लिए 2-3 दिन लग गया, लेकिन ट्रैवल करने के लिए बस 5 मिनट पहले जाके रुके हम उधर स्टेशन में, फिर ट्रेन आया, बैठे, भाग गए। ट्रैवल करने के लिए 5 मिनट लगा ट्रेन पे चढ़ के या बस पे चढ़ के जाने के लिए, लेकिन ट्रैवल करने के लिए जो तैयारी लगा था, जो टाइम लगा था तैयार करने के लिए, तैयारी में वो बहुत ज़्यादा था, 2-3 दिन लग गया। समझ रहे हैं? तो तैयारी में हमेशा ज़्यादा टाइम लगता है। तो इंटरफेज में सेल क्या करता है, सेल डिवीजन के लिए तैयार होता है, तैयारी करता है, तो ऑब्वियसली इंटरफेज में ज़्यादा टाइम लगेगा। समझ रहे हैं? और एम फेज में सेल डिवीजन हो रहा है। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे बहुत कम टाइम लगता है। जैसे कि एग्जाम्पल हम लोग अगर लेंगे, ह्यूमन सेल डिवाइड करता है 24 आवर्स में। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, याद रखिएगा। ह्यूमन सेल डिवाइड करता है 24 आवर्स में। डिवाइड करता है मतलब सेल साइकिल कंप्लीट होता है ह्यूमन सेल में 24 आवर्स में। सेल साइकिल कंप्लीट होगा तभी तो डिवाइड करेगा। यहां पे सेल, पेरेंट सेल एक कंप्लीट सेल साइकिल को कंप्लीट किया तब जाके तो डिवाइड हुआ सेल 2 डॉटर सेल में। समझ रहे हैं? तो ऐसे ही ह्यूमन सेल डिवाइड करता है 24 आवर्स में, मतलब ह्यूमन सेल का सेल साइकिल कंप्लीट होता है 24 आवर्स में। उस 24 आवर्स में से 23 आवर्स लगता है इंटरफेज में, मतलब सेल को तैयारी करने में लगता है 23 आवर्स आउट ऑफ 24 आवर्स। बाकी 1 आवर्स में एम फेज हो जाता है, सेल डिवाइड कर जाता है।
लेकिन ह्यूमन सेल को तैयार होने में लगता है 23 आवर्स। समझ रहे हैं? तो मोर देन 95% टाइम लगता है इंटरफेज में ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल का, और लेस देन 5% लगता है एम फेज में ड्यूरेशन ऑफ टोटल ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल का। समझ रहे हैं? तो इंटरफेज के इवेंट्स को और एम फेज के इवेंट्स को मिला करके कोलेक्टिवली हम लोग बोलते हैं सेल साइकिल। समझ गए होंगे? तो इंटरफेज प्लस एम फेज इक्वल टू सेल साइकिल। समझ रहे हैं? तो एक सेल साइकिल कंप्लीट होने में लगता है एक इंटरफेज और एक एम फेज, और एक सेल साइकिल कंप्लीट होने से क्या होता है, पेरेंट सेल 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाता है। समझ रहे हैं? और सेल साइकिल का जो इवेंट्स होता है ये सीक्वेंस में होता है, पहले G1 होगा, फिर S होगा, फिर G2 होगा, फिर M होगा। समझ रहे हैं? तो ऐसा कभी भी रैंडम पैटर्न में कंप्लीट करके कभी भी सेल साइकिल सक्सेसफुल नहीं हो सकता। समझ रहे हैं? मतलब पेरेंट सेल पहले S फेज कंप्लीट कर देगा, फिर M फेज कंप्लीट कर देगा, फिर G1, फिर G2, तो नहीं होगा, सेल साइकिल कंप्लीट नहीं होगा। समझ रहे हैं? तो सेल साइकिल को सक्सेसफुल करने के लिए पेरेंट सेल को एक सीक्वेंस में फॉलो करना पड़ेगा इवेंट्स को, फेज को। समझ रहे हैं? तो सेल साइकिल का करेक्ट सीक्वेंस क्या है? G1, पहले G1, फिर S फेज, फिर G2, फिर M फेज। ये सीक्वेंस को फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके सेल साइकिल सक्सेसफुल हो पाएगा। समझ रहे हैं? तो सेल साइकिल का करेक्ट सीक्वेंस क्या है? G1, फिर S, फिर G2, फिर M। आशा करता हूं समझ गए होंगे। इतना चीजें समझने के बाद हम लोग अभी एनसीईआरटी के डेफिनेशन समझने की कोशिश करेंगे सेल साइकिल का। समझ रहे हैं? यहां पे मैं और आसान तरीके से और आसान भाषा में लिख सकता था सेल साइकिल का डेफिनेशन, लेकिन एनसीईआरटी का डेफिनेशन ही मैं यहां पे लिखा हूं क्योंकि यही आपका काम में आएगा। समझ रहे हैं? द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय व्हिच ए सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम। जीनोम का मतलब जेनेटिक मटेरियल, डीएनए। समझ रहे हैं? कोमा, फिर सिंथेसाइज द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द सेल। अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द सेल मतलब सेल ऑर्गेनेली। समझ रहे हैं? सेल के साइटोप्लाज्म में जो सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट होता है उसको बोला गया है यहां पे अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द सेल। समझ रहे हैं? एंड इवेंचुअली डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल्स इज टर्म्ड सेल साइकिल। फिर से पढ़िए, यहां पे जीनोम का मतलब जेनेटिक मटेरियल है जो कि न्यूक्लियस के अंदर होता है, डीएनए होता है जीनोम। समझ रहे हैं? फिर अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द सेल का मतलब सेल ऑर्गेनेली को समझा रहा है, यहां पे बोल रहा है यहां पे। समझ रहे हैं? एंड इवेंचुअली डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल्स इज टर्म्ड सेल साइकिल। द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स यहां पे देखने को मिल रहा है इंटरफेज में और एम फेज में, G1 में कुछ इवेंट्स देखने को मिल रहा है, S में, फिर G2 में, फिर M फेज में, जो सीक्वेंस में इवेंट्स देखने को मिल रहा है उस सीक्वेंस के इवेंट्स की वजह से क्या हो रहा है, सेल अपना जीनोम को, जेनेटिक मटेरियल को और सेल ऑर्गेनेली को डुप्लीकेट कर रहा है, डबल कर रहा है। उसके बाद एम फेज का इवेंट्स को कंप्लीट करके वो सेल, पेरेंट सेल क्या होता है, 2 डिफरेंट मतलब 2 डॉटर सेल में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। उस सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को बोला जाता है सेल साइकिल। आशा करता हूं समझ गए होंगे। मैं रिपीट करता हूं, जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को फॉलो करके सेल अपना जीनोम और सेल ऑर्गेनेली को डबल करता है, उसके बाद 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाता है, उस सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को बोला जाता है कलेक्टिवली सेल साइकिल। समझ रहे हैं? वो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या होता है, इंटरफेज का इवेंट्स और एम फेज का इवेंट्स। समझ रहे हैं? इंटरफेज का और एम फेज का इवेंट्स को सीक्वेंसली हम लोग अगर देखेंगे तो सीक्वेंशियल, उस सीक्वेंशियल इवेंट्स को कलेक्टिवली हम लोग बोलेंगे सेल साइकिल। समझ रहे हैं? वो इवेंट्स क्या क्या होते हैं, G1 का इवेंट्स, S का इवेंट्स, G2 का और M का। ये है सेल साइकिल का करेक्ट सीक्वेंस। समझ रहे हैं? मैं फिर से बोल देता हूं, जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को फॉलो करके सेल अपना कंटेंट को डबल करता है, फिर 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाता है, उस सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को कलेक्टिवली बोला जाता है सेल साइकिल।
समझ रहे हैं? यहां पे हम लोग एक रफ डायग्राम के माध्यम से देखें कि सेल साइकिल क्या होता है। अभी हम लोग जो भी हम लोग पढ़े यहां पे और डेफिनेशन में, उसको हम लोग यहां पे फील करने की कोशिश करेंगे। समझ रहे हैं? देखो, ये है पेरेंट सेल, और जब भी कोई पेरेंट सेल डिवाइड होने के लिए आता है, वो सबसे पहले क्या करता है? इंटरफेज करता है। इंटरफेज में क्या होता है? सेल अपना कंटेंट को डबल करता है, मतलब जेनेटिक मटेरियल और सेल ऑर्गेनेली को डबल करता है। समझ रहे हैं? तो पेरेंट सेल में कितना डीएनए है? एक डीएनए है, और 7 सेल ऑर्गेनेली है। यहां पे ये साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में 7 सेल ऑर्गेनेली है। इंटरफेज कंप्लीट हुआ। इंटरफेज में क्या हुआ? जीनोम मतलब जेनेटिक मटेरियल और सेल ऑर्गेनेली डबल हो गया, तो ऑब्वियसली साइज थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। तो न्यूक्लियस में यहां पे एक डीएनए था, जेनेटिक मटेरियल इंटरफेज में डबल हो गया, तो एक डीएनए से 2 डीएनए आ गया न्यूक्लियस में। समझ रहे हैं? ये क्या है? इंटरफेज कंप्लीट होने के बाद का ये कंडीशन है। समझ रहे हैं? तो इंटरफेज कंप्लीट होने के बाद जेनेटिक मटेरियल भी डबल हो गया, एक डीएनए से 2 डीएनए हो गया, और 7 सेल ऑर्गेनेली से क्या हो गया? 14 हो गया सेल ऑर्गेनेली। समझ रहे हैं? तो इंटरफेज के बाद यहां पे सेल क्या हो गया? थोड़ा सा साइज में बड़ा हो गया है, सेल का कंटेंट ज्यादा मतलब डबल हो गया है पेरेंट सेल से। पेरेंट सेल का कंटेंट डबल हो चुका है इंटरफेज के बाद। तो इंटरफेज कंप्लीट हो गया, इसका मतलब सेल अपना कंटेंट को डबल कर लिया। तो इंटरफेज कंप्लीट होने के बाद सेल अपना कंटेंट को डबल करने के बाद क्या करेगा? एम फेज में एंटर करेगा। एम फेज में सेल डिवीजन होगा, और एम फेज कंप्लीट होने के बाद क्या हो जाएगा? ये सेल 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं? पेरेंट सेल पहले इंटरफेज किया, इंटरफेज में सेल अपना कंटेंट को डबल किया, फिर वो डबल होने वाला जो कंडीशन था, जो सेल था, वो क्या किया? एम फेज कंप्लीट किया। फिर एम फेज कंप्लीट करने के बाद ये क्या हो गया? 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट हो चुका है अभी। समझ रहे हैं? यहां पे देखो, एक सेल 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट हुआ, और हर एक सेल में न्यूक्लियस भी होता है और साइटोप्लाज्म भी होता है। मतलब ये एक सेल में से 2 सेल बना है, 2 डॉटर सेल बना है। इसका मतलब क्या है? न्यूक्लियस भी डिवाइड किया है और साइटोप्लाज्म में डिवाइड किया है। समझ रहे हैं? और एम फेज कंप्लीट होने के बाद, माइटोसिस कंप्लीट होने के बाद जो 2 डॉटर सेल बना, वो 2 डॉटर सेल का कंटेंट और पेरेंट सेल का कंटेंट एग्जैक्टली सिमिलर होता है। समझ रहे हैं? मैं रिपीट करता हूं, माइटोसिस के बाद जो 2 डॉटर सेल बनते हैं, उस 2 डॉटर सेल में जो सेल का कंटेंट होता है एग्जैक्टली सिमिलर होता है पेरेंट सेल से। समझ रहे हैं? देखिए, यहां पे भी एक डीएनए और 7 सेल ऑर्गेनेली होते हैं। यहां पे देखिए 2 डॉटर सेल में भी एक डीएनए 7 सेल ऑर्गेनेली, एक डीएनए 7 सेल ऑर्गेनेली, मतलब पेरेंट सेल का कंटेंट और डॉटर सेल का कंटेंट एग्जैक्टली सिमिलर होता है। समझ रहे हैं? और यहां पे हम लोगों को देखने को मिला कि यहां पे न्यूक्लियस का भी डिवीजन हुआ है और साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन हुआ है, तब जाके एक कंप्लीट 2 डॉटर सेल बन पाए हैं। समझ रहे हैं? यहां पे न्यूक्लियस का भी डिवीजन होगा और साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन हुआ है, इसलिए 2 कंप्लीट डॉटर सेल बन पाए हैं। समझ रहे हैं? तो यहां पे 2 टर्म आता है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस क्या होता है? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के डिवीजन को बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस, और डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म को बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। एम फेज में ये दोनों चीजें होते हैं, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस, तब जाके 2 कंप्लीट सक्सेसफुल डॉटर सेल बन पाते हैं। समझ रहे हैं? आशा करता हूं समझ सकेंगे आप लोग आसानी से। तो आज के लेक्चर में इतना ही। हम लोग आज के लेक्चर में एक ब्रीफ आइडिया लिए सेल साइकिल के बारे में। फायदा क्या मिलेगा हम लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में या आने वाले लेक्चर में, जब हम लोग सेल साइकिल को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे तो चीज़ों को बहुत आसानी से समझ पाएंगे, अगर ये लेक्चर हम लोगों को समझ में आया होगा तो। समझ रहे हैं? तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग
इंटरफेज को डिटेल में समझेंगे, मतलब G1 में कौन सा इवेंट्स होता है, एस फेज में कौन सा इवेंट्स होता है, G2 फेज में कौन सा इवेंट्स होता है, कैरियोकाइनेसिस कैसे होता है, साइटोकाइनेसिस कैसे होता है, ये तो हो गया एम फेज का। समझ रहे हैं? नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग G1 S G2 को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, मतलब इंटरफेज को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। समझ रहे हैं? तो आज के लेक्चर में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।